हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी परीक्षा। तो हम आज जो हमारी क्लास है वो कंटिन्यूएशन है अधिगम यानी लर्निंग क्लास की। और आज जो थ्योरी हम करने वाले हैं वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। अब जो पिछली क्लास में हमने किया था क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि प्राचीन अनुबंधन, जिसे पेवलोव ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें यानी कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी। इससे पहले कि हम इस थ्योरी के बारे में ज्यादा जाने, हम जान लेते हैं कि ऑपरेंट यानी कि क्रिया प्रस्तुत आखिर है क्या। तो क्रिया प्रस्तुत यानी कि ऑपरेंट्स वो व्यवहार होते हैं जो कि हमारे अपने हाथ में होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, यानी कि वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस, ऐच्छिक रिस्पॉन्सेस को हम ऑपरेंट्स बोलते हैं। अगर आप याद करेंगे तो प्राचीन जो अनुबंधन थ्योरी थी उसमें हमने बात की थी यूएस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसे हम हिंदी में अनअनुबंधित उद्दीपक और अनअनुबंधित अनुक्रिया भी हमने उसे कहा था। इसमें क्या होता है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि ये रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे खाना आया और हमारे मुंह में पानी आया, तो मुंह में पानी पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में बीएफ स्किनर जो है वो ऑपरेंट बिहेवियर्स की बात करते हैं जो हमारे अपने हाथ में होता है। जैसे हमें भूख लगी, हम जाके फ्रिज में से खाना ले आए, तो फ्रिज में से जाके खाना लाना जो था वो एक ऑपरेंट बिहेवियर है, क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से किया है ताकि हम जो है वो खाना खा सके, अपनी भूख को मिटा सके। तो इस पूरी थ्योरी में इन्हीं ऑपरेंट बिहेवियर्स के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन बिहेवियर्स को, इन व्यवहारों को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो अगर बात करें तो बीएफ स्किनर ने भी कुछ प्रयोग किए थे। जैसे कि पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया, बीएफ स्किनर ने कबूतरों और चूहों यानी कि रैट्स और पिजन पे अपने प्रयोग किए। इनके प्रयोग का जो एक बक्सा बहुत ही फेमस है, जिसे स्किनर का बक्सा या स्किनर्स बॉक्स भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया जिसमें जानवरों को यानी चूहों और कबूतरों को रखा गया ताकि उन पर प्रयोग किए जा सके। तो एक प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एक स्किनर बॉक्स लिया जिसमें एक भूखे चूहे को रखा गया, एक चूहे को एक वक्त पे रखा गया। वो बॉक्स जो था वो इतना बड़ा था कि चूहा उसमें फ्रीली घूम सकता था। उस बॉक्स में एक लिवर था जो कि जुड़ा हुआ था उस बक्से की छत पर रखे हुए एक प्लेट में जिसमें कि खाना था। तो अब क्या है, भूखा चूहा घूम रहा है और गलती से उसका जो पैर है वो उस लिवर पे चला जाता है, लिवर प्रेस होता है और वो खाना उसे मिल जाता है। अब प्रयोग में देखा ये गया स्किनर का कि पहले शुरुआत में तो वो भूखा चूहा बिना किसी डायरेक्शन के अंधाधुंध उस बक्से में घूमे जा रहा था, और जैसे ही उसका गलती से पैर दबा उसे खाना मिल गया। धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ ट्रायल्स बीतते गए, कुछ समय बीतता गया, जो लिवर को प्रेस करने का टाइम था वो कम होता गया। इनफैक्ट प्रयोग के अंत में तो चूहा जैसे ही बक्से में गया उसने उस लिवर को प्रेस किया और उसे वो खाना मिल गया। अब इससे हम क्या समझते हैं? अब इससे हमें ये समझ आता है कि लिवर प्रेस करना जो था वो एक ऑपरेंट बिहेवियर था, यानी कि एक क्रिया प्रस्तुत था, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, उसका परिणाम क्या था, खाना मिलना। तो स्किनर ने अपनी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन थ्योरी में ये कहा है कि कोई भी जो व्यवहार है वो किस मात्रा में होगा, कितना होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, उसके परिणाम पे, यानी कि उसके रिजल्ट पे। तो चूहे ने जैसे जैसे ट्रायल करके ये सीखा कि लिवर प्रेस करना, जो कि बिहेवियर चूहे के हाथ में था, उससे कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, फूड, उससे खाना मिला जो उस चूहे को चाहिए था, क्योंकि उस वक्त वो चूहा भूखा था। तो जैसे जैसे ये कनेक्शन बना लिवर प्रेस होने में और खाना प्रेजेंट होने में, तो ये ट्रायल जो सेशंस थे ये कम होते चले गए और चूहे ने वो व्यवहार, लिवर प्रेस करने के व्यवहार को सीख लिया, और जैसे ही उसे भूख लगी उसने तुरंत उस लिवर को प्रेस किया ताकि जो उसका परिणाम है, परिणाम स्वरूप उसका खाना उसके सामने आ सके। तो ये था प्रयोग ऑपरेंट कंडीशनिंग का।
तो अगर बीएफ स्किनर की माने तो वो ये कहते हैं कि कोई भी जो बिहेवियर है, कोई भी जो व्यवहार है, उसे सीखा जा सकता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है और उसे चेंज किया जा सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसके परिणामों के तहत। इन्हीं परिणाम को हम प्रबलक कहते हैं यानी कि रीइंफोर्सर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये रीइंफोर्सर यानी कि प्रबलक है क्या। तो रीइंफोर्सर हम किसी भी ऐसे स्टिमुलस यानी किसी भी ऐसे उद्दीपक को बोलते हैं जो किसी भी व्यवहार के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जैसे खाना जो था वो एक रीइंफोर्सर साबित हुआ उस चूहे के लिवर को प्रेस करने के व्यवहार को मद्देनजर अगर हम रखें, तो खाना जो था वो एक रीइंफोर्सर हुआ और लिवर प्रेस करना जो हुआ वो बिहेवियर हुआ जो कि उस चूहे ने सीखा, उसे मेंटेन किया, राइट क्योंकि उसने पहली बार गलती से दबाया था, लेकिन जैसे जैसे ट्रायल बढ़ते चले गए उसका जो समय था लिवर को प्रेस करने का वो कम होता चला गया। तो रीइंफोर्सर यानी कि प्रबलक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्किनर की थ्योरी का। और यही रीइंफोर्सर अगर आप देखें तो हम अपने स्कूल्स में जहां आप टीचर लगे हुए हैं या जहां आप लगने भी वाले हैं वहां इसका भरपूर मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। आप याद करेंगे कि कैसे बचपन से ही हमें गुड, स्टार्स और नीट वर्क ये सब मिलता था, जिसके लिए हम पूरे मन से जिसके लिए हम मेहनत करते थे, खूबसूरत राइटिंग में करते थे, चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम सही करके अपनी टीचर को दिखाएं ताकि हमें वो रीइंफोर्समेंट उनकी तरफ से मिल सके इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, गुड्स। छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, मेरी बेटी को तो कॉपीज पे आइसक्रीम या स्माइली बना के दिखाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये रीइंफोर्सर का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें रीइंफोर्समेंट यानी प्रबलन की, तो रीइंफोर्समेंट दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए एक बात याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट जो है किसी भी बिहेवियर की अकरेंस को यानी कि कोई भी व्यवहार कितना होगा उसको हमेशा वो बढ़ाएगा। हमेशा जब भी हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, यानी कि या वो धनात्मक हो या वो ऋणात्मक हो, दोनों ही तरीके की रीइंफोर्समेंट, दोनों ही तरीके के पुनर्बलन में बेसिकली जो बिहेवियर है यानी कि जो व्यवहार है वो बढ़ा रहे हैं हम। अभी हम जानेंगे कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से भी कैसे, यानी कि ऋणात्मक पुनर्बलन से भी हम कैसे व्यवहार को बढ़ा ही रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। अगर हम धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन की बात करेंगे तो उसमें कुछ प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो हम चाहते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। जैसे कि चूहे के लिए खाना, मैंने स्कूल के एग्जाम्पल दिए, वो स्टार मिलना, वो गुड मिलना, प्रेज मिलना जिसमें हमें हमारी तारीफ होती है, हम सबको ऐसे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं। तो इससे हमारा व्यवहार जो है वो ज्यादा होता है। अगर मेरे घर में कोई बड़े आए और मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते की और मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत तारीफ करी या मेरे उन रिश्तेदारों ने मेरी बहुत तारीफ की, तो वो मुझे अच्छा लगा वो तारीफ, तो मैं अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी है ज्यादा, प्रोबेबिलिटी है ज्यादा कि जब आगे भी ऐसा कोई ओकेजन होगा जहां मैं और लोगों को मिलूंगी तो मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करूंगी, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि उस पे मुझे पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया गया। ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पुनर्बलन की, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हमारे व्यवहार को बढ़ाता ही है। जैसे कि बहुत सर्दी पड़ गई तो हम क्या करेंगे, अपने आप को क्योंकि वो सर्दी एक अनप्लेजेंट यानी कि वो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, हम उस स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, उस सर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। तो गर्म कपड़े पहनने का जो हमारा व्यवहार है वो बढ़ ही रहा है ना, क्योंकि हम सर्दी से बचना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम नेगेटिव उसका एक और उदाहरण लें रीइंफोर्समेंट का, तो एक एग्जांपल जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये है कि हम सब जो है वो टीचर की डांट से बचने के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाते थे, क्योंकि जो टीचर की डांट है वो एक अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस है जिससे हम बचना चाहते हैं। तो उससे हमारा कौन सा व्यवहार ज्यादा बढ़ रहा है, होमवर्क करने का। तो इसमें जो है वो कमी नहीं आ रही है। तो इसीलिए ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट यानी कि दंड, इसमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। जो दंड दिया जाता है वो किसी भी व्यवहार को सप्रेस करता है, किसी भी बिहेवियर को दबाता है। उसको हम किसी को दंड क्यों देते हैं, ताकि बच्चा वो व्यवहार दोबारा ना करे, राइट। लेकिन
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो व्यवहार के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। हम चाहते हैं कि वो बच्चा जो है वो डिजायर्ड बिहेवियर एग्जिबिट करे। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसका एक एग्जाम्पल है जिससे दोनों चीजें, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। आप आजकल जब भी हम गाड़ियों में जाते हैं, आप देखेंगे अगर हम अपनी सीट बेल्ट ना पहने तो उसमें एक बहुत एनोइंग सी आवाज आती है, वो टू 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 करके वो बोलता ही रहता है जब तक कि आप अपनी सीट बेल्ट नहीं लगा सकते। तो जब आप वो सीट बेल्ट लगाते हैं, क्योंकि आप वो एनोइंग आवाज, वो टू टू की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, वो एग्जाम्पल है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और आगे जाके आपको एक ट्रैफिक पुलिस मिल जाती है और आपका चालान काट देते हैं, वो एग्जाम्पल है पनिशमेंट का। वो आपको दंड मिला और इससे क्या होगा, आप अगली बार से शायद सीट बेल्ट पहने, शायद सीट बेल्ट ना पहने। तो जो चालान है वो दंड है, लेकिन जब आप सीट बेल्ट पहन लेते हैं क्योंकि आप वो आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो आई होप अब आपको पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम बात करें कि जो नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट्स है, यानी जो प्रबलन की संख्या है, वो कैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग को इम्पैक्ट करती है, तो देखिए दो चीजें मैटर करती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। यानी कि अगर हमारी टीचर चाहती हैं कि हम मैथ्स के 10 एक पर्टिकुलर चैप्टर के सवाल जो है वो अच्छे से करना शुरू कर दें, ठीक है, उन्होंने हमें 10 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दिए। अब क्वांटिटी ये डिपेंड करेगी कि क्या उन्होंने हमें हर ठीक सवाल करने के बाद शाबाशी दी, कितनी शाबाशी उन 10 सवालों को सॉल्व करने में हमें मिली, क्या हर सवाल के बाद मिली, हर दूसरे सवाल के बाद मिली। और क्वालिटी होती है कि शाबाशी किस तरीके से मिली, क्या उन्होंने हमारे पास आकर धीरे से बोला वेरी गुड कीप इट अप, या उन्होंने पूरी क्लास में हमारे लिए क्लैपिंग कराई। तो क्वांटिटी और क्वालिटी ये ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये दोनों ही मैटर करती है। जैसे कि ऑब्वियसली अगर आपको हर सवाल के बाद आपको प्रबलन या रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा तो आपको ज्यादा आप जोश में आएंगे कि हाँ मुझे सारे सवाल ठीक करने हैं, क्योंकि आपको हर सवाल पे आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ा रहेगा। सिमिलरली क्वालिटी, एक तो होता है कि मैम ने क्लास आपके डेस्क पे आके आपको बोल दिया, एक क्लास में आपको रिकग्निशन मिल गया, मैम ने क्लास में आपकी तारीफ कर दी, तो वो एक बेटर रीइंफोर्समेंट हुआ, राइट। सो अगर आप देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट के ड्यूरिंग जब ट्रायल फेजेस चल रहे होते हैं, जब हम कोई भी व्यवहार सीख रहे होते हैं, तो जैसे जैसे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जो अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट आपको मिला है, उसकी संख्या, उसकी कितनी मात्रा आपको मिली है, जो उसकी क्वालिटी है जितनी मिली है, जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी, आपकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो भी बेटर होती चली जाएगी। सो एज द नंबर ऑफ trials, the quantity of reinforcers and the quality of reinforcers increases, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो गोज अप। अच्छा, जब भी हम रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं ना, तो जो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, यानी कि प्रबलन की जो अनुसूची है, किस हिसाब से आप किस टाइम अंतराल पे आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, आप प्रबलन दे रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दो तरीके हैं, पहला है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, यानी कि सतत प्रबलन अनुसूची, दूसरा है पार्शियल यानी कि आंशिक प्रबलन अनुसूची। अब ये है क्या, देखिए कॉन्टिन्यूअस जैसे कि नाम ही बता रहा है कि आप जब भी ट्रायल फेज चल रहा है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैथ्स के सवाल आपको सिखाए जा रहे हैं, कोई नए सवाल, ठीक है, ये एक नया व्यवहार है जो आप सीख रहे हैं। अब कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या होगा कि हर सही सवाल पे आपको प्रबलन दिया जाएगा, आपको रीइंफोर्स किया जाएगा। वो शाबाशी हो सकती है, वो स्टार हो सकता है, वो गुड हो सकता है, आपकी पीठ को थपथपाना हो सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस में हर सही ट्रायल फेज में हर सही व्यवहार, जब भी आप डिजायर्ड रिस्पॉन्स शो करेंगे तब आपको रीइंफोर्स किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पार्शियल रीइंफोर्समेंट की, तो उसमें कुछ सवाल आपने सही किए तो आपको दिया जाएगा
प्रबलन रीइंफोर्स किया जाएगा, कुछ छोड़ देंगे। तो आपने 5 सही कर लिए तो मैम ने कहा वेरी गुड, आपने 5 सवाल सही कर लिए। छठे सातवें पे मैम ने कुछ नहीं कहा, 9वें पे आके फिर मैम ने बोला अरे वाह तुमने इतने सारे सवाल ठीक कर लिए। तो ये है पार्शियल। तो अगर ट्रायल फेज में आपके हर बार जब आप एक डिजायर्ड बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, एलिसिट करते हैं और उस पे आपको रीइंफोर्स किया जाता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर हर व्यवहार पे ना करके कुछ व्यवहारों पे आपको प्रबलन दिया जाए, कुछ व्यवहारों पे ना दिया जाए, तो उसे हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इनमें से बेटर कौन सा है, हमें क्या हर ट्रायल पे बच्चे को रीइंफोर्स करना चाहिए? तो रिसर्च ये कहती है कि कॉन्टिन्यूअस से बेटर शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज पार्शियल। जब देखिए, ये तो एक कॉमन सेंस भी है कि जब जब आप बच्चे को हर चीज के लिए अगर आप उसे प्रबलन रीइंफोर्स करेंगे, प्रेज करेंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट? तो हमें लगता है उसकी महत्ता कम हो जाती है उस रीइंफोर्सर की। तो इसीलिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। अब एक चीज है डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग यानी कि विलंबित प्रबलन। तो विलंबित प्रबलन क्या होता है कि आपने, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि आपने अपने बच्चे को बोला कि अच्छा अगर तुम्हारे मैथ्स में से 100 में से 100 आ गया ना तो मैं तुम्हें घड़ी दिलवा दूंगी। बच्चे का रिजल्ट आ गया, बच्चा 100 में से 100 ले आया, आप भूल गए घड़ी, आप टालते रहे, ठीक है। अब अगले एग्जाम आ गए, अब आपने फिर बच्चे को कोई लालच देने की कोशिश की, कोई रीइंफोर्समेंट देने की कोशिश की कि अच्छा इस बार तुम्हें साइकिल लेके देंगे। तो क्या बच्चा वो मेहनत करेगा 100 में से 100 नंबर लाने के लिए? नहीं, क्योंकि जो रीइंफोर्सर था बच्चे के लिए पहले केस में, जो घड़ी, वो डिले हो गई, आपने वो दिलाई नहीं। इसीलिए जब भी डिलेड रीइंफोर्समेंट होती है तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है वो स्लो हो जाती है। तो आपको जो आपने रीइंफोर्सर्स सेट किए हुए हैं कि मैं बच्चे को इस तरीके से रीइंफोर्स करके वो बिहेवियर, डिजायर्ड बिहेवियर एलिसिट करवाऊंगी या करवाऊंगा, वो आपको तुरंत ही देने चाहिए। तो इस क्लास में हमने बात कर ली ऑपरेंट कंडीशनिंग की, यानी कि क्रिया प्रस्तुत की। तो आपको याद रखना है ये थ्योरी बीएफ स्किनर ने दी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर्स की बात करी, जो कि एक इंसान के वो व्यवहार जो हमारे अपने हाथ में है। उन्होंने एक स्किनर बॉक्स इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए थे। उनका एक प्रयोग हमने आज देखा जिसमें उन्होंने एक भूखे चूहे को एक केज के अंदर डाल दिया और एक लिवर था जिसपे बॉक्स के छत पे प्लेट में खाना था, और लिवर जैसे ही दबता वो खाना उस चूहे के आगे आ जाता। शुरू में तो चूहा जो था वो इधर उधर भटक रहा था भूख से उस बक्से के अंदर, और गलती से उसका लिवर प्रेस हुआ और उसे खाना मिला। लेकिन जैसे जैसे ट्रायल सेशंस बढ़ते चले गए, चूहे को ये समझ आने लगा कि लिवर दबने से ही उसे खाना मिलेगा। तो जितनी जो टाइम गैप था चूहे का लिवर दबाने में, वो धीरे 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 कम होता चला गया। और इसके एंडिंग फेज में तो चूहा जैसे ही चूहे को बक्से में डाला वो तुरंत गया, उसने लिवर दबाया और भोजन प्राप्त कर लिया। तो अगर स्किनर की थ्योरी की माने तो जो भी बिहेवियर, जो भी व्यवहार हैं वो सीखे जा सकते हैं, वो मेंटेन किए जा सकते हैं और बदले भी जा सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। इन कॉन्सिक्वेंसेस को हम रीइंफोर्सर्स यानी कि प्रबलक भी कहते हैं। तो रीइंफोर्समेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बीएफ स्किनर ने इंट्रोड्यूस किया। रीइंफोर्सर्स जो होते हैं, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है। रीइंफोर्समेंट से कोई भी बिहेवियर जो है उसकी अकरेंस को बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और फिर हमने देखा कि कैसे जिस टाइप की रीइंफोर्समेंट है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी, क्वालिटी, उसका टाइम शेड्यूल, कैसे ये सब चीजें जो हैं ये ऑपरेंट कंडीशनिंग को इम्पैक्ट करती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, प्राचीन अनुबंधन में जो कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट था और ये क्रिया प्रस्तुत में आप चूहे वाला याद रखिए, तो जो इसमें जो बिहेवियर था यानी कि लार टपकाने वाला कुत्ते वाले एक्सपेरिमेंट में जो कंडीशनड रिस्पॉन्स था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? वो कुत्ते पे नहीं डिपेंड कर रहा था, वो खाने पे डिपेंड कर रहा था। यानी वो उस कुत्ते के हाथ में नहीं था मुंह में पानी लाना या नहीं लाना। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में, तो जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो कौन कंट्रोल कर सकता है? वो इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकता है। जो लिवर दबाना है वो तो चूहे के हाथ में ही है ना।
तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि प्राचीन अनुबंधन में जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो व्यवहार हैं, वो एक्चुअली में उद्दीपकों के ऊपर, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अनअनुबंधित उद्दीपकों पे डिपेंड करता है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रस्तुत में जो हमारे बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, वो हमारे अपने हाथ में होता है। अगर मैं आऊं दूसरे डिफरेंस की, तो प्राचीन अनुबंधन में जो कंडीशन स्टिमुलस है यानी कि जो अनुबंधित उद्दीपक है, जैसे कि बेल का बजना, वो क्लियरली डिफाइंड है, राइट, कि बेल बजेगी और उसके बाद खाना दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करूं तो उसमें कंडीशन स्टिमुलाई जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसे सिर्फ हम इन्फर कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले से ही डिसाइड नहीं किया हुआ कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है उसके साथ कौन सा स्टिमुलस हम जोड़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो प्रयोग कर रहा होता है, वो कंट्रोल करता है अनकंडीशन स्टिमुलाई को, कि अनकंडीशन स्टिमुलाई यानी कि जो खाना था वो कुत्ते को खाना कब दिया जाएगा और कब नहीं दिया जाएगा। बेल से पहले दिया जाएगा, बेल के बाद दिया जाएगा, बेल के साथ दिया जाएगा, दो बार दिया जाएगा बेल बजने के बाद, तीसरी बार नहीं दिया जाएगा। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा था? एक्सपेरिमेंटर। लेकिन अगर हम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की बात करें, उसके प्रयोग को याद करें, तो जो रीइंफोर्सर है, जो कॉन्सिक्वेंस है, जो प्रबलक है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है। वो उसके हाथ में है कि खाना कितनी बार आएगा। जितनी बार लिवर प्रेस होगा उतनी ही बार खाना आएगा। तो अगर हम बात करें प्राचीन अनुबंधन की, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट है, जो एक्सपेरिमेंट में भाग ले रहा है, जैसे कि कुत्ता है, वो पैसिव है, वो कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन क्रिया प्रस्तुत में वो एक्टिव है, चूहा एक्टिवली जाके लिवर प्रेस कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जब हम इसको स्कूलों में भी अगर हम देखें, तो अगर हमें पता है कि मेरे 10 में से 10 अंक आए, तो ना सिर्फ मेरे माँ बाप बल्कि मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स भी मेरी तारीफ करेंगे, तो उससे मुझे एक जोश मिलता है, जिससे मैं ज्यादा पढ़ाई करती हूँ और ज्यादा मेहनत करके पूरे नंबर लाने की कोशिश करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट प्रबलन का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर मैं बात करूं हमारे आखिरी डिफरेंस की, तो यही है कि प्राचीन अनुबंधन में, क्लासिकल कंडीशनिंग में अनकंडीशन स्टिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, क्योंकि वही है जो बिहेवियर को एलिसिट करता है, यानी कि जो लाड टपकाना, जिस बिहेवियर को वो स्टडी कर रहे थे, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे अनकंडीशन स्टिमुलस पे। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रस्तुत जो अनुबंधन है, उसमें जो सबसे ज्यादा महत्व जिसे दिया गया है, वो हमारे कॉन्सिक्वेंस, रीइंफोर्सर यानी कि प्रबलक को दिया गया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं एजुकेशन में। काफी समय तक इन दोनों पे बहुत ही बल दिया गया, बहुत ही जोर दिया गया, और हम देखें तो आज भी कहीं ना कहीं ये थ्योरीज जो हैं वो कैसे हमारे रोजमर्रा की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ये जुड़ी हुई हैं। तो आपको क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग को भूलना नहीं है। अब इस क्लास के खत्म होने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण लर्निंग प्रोसेसेस की बात कर लेती हूँ जो क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग से निकल कर आए हैं। तो सबसे पहला तो रीइंफोर्समेंट यानी कि प्रबलन। तो रीइंफोर्सर यानी कि जो प्रबलक है, उसे भी हम दो बेसिक पार्ट्स में बांट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम प्राथमिक प्रबलक की बात करें, तो ये वो प्रबलक होते हैं जो हमारे बायोलॉजी से जुड़े होते हैं, जो हमारे जीवन से बहुत जुड़े होते हैं, जैसे कि खाना पीना। ये हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी यानी कि प्राथमिक प्रबलक बोलते हैं। दूसरे हाथ पे अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स होते हैं, जिसे हम द्वितीय प्रबलक भी कहते हैं। ये हम सीखते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा इंटरेक्शन हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट से होता है, हम समझते हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत महत्वता रखती है, जैसे कि प्रशंसा, धन, पावर, ऑल ऑफ दिस। तो ये हमारे सेकेंडरी प्रबलक हो जाते हैं। तो रीइंफोर्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सटिंक्शन यानी कि विलोप का। देखिए, अब चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो या ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, कुछ बिहेवियर्स हमने लर्न किए,
ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने बेल का बजना और खाने का रिलेशनशिप सीखा और उससे हमने बिहेवियर, एक रिस्पॉन्स एलिसिट करना सीखा। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने लिवर को दबाकर खाना लेना, ये व्यवहार सीखा, लिवर को दबाने वाला। तो अब क्या होता है, इसमें विलोप के चांसेस होते हैं, यानी कि कई बार हमने जो व्यवहार सीखा होता है अगर उसे प्रॉपर रीइंफोर्समेंट ना मिले तो हम धीरे धीरे करके वो व्यवहार भूलने लग जाते हैं। वो व्यवहार जो है वो विलुप्त होने लग जाता है, एक्सटिंक्ट होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुत्ते वाले एक्सपेरिमेंट की अगर क्लासिकल कंडीशनिंग की मैं बात करूं तो अगर बेल बजने के बाद खाना मिलना बंद हो जाएगा और ये काफी समय तक चलता रहेगा, बहुत समय तक अगर खाना मिलना बंद हो जाएगा तो कुत्ता जो है वो बेल की आवाज पे लार टपकाना बंद कर देगा। सिमिलरली अगर चूहे को कुछ टाइम बाद लिवर प्रेस करने पे खाना नहीं मिलेगा तो कुछ टाइम बाद कुत्ता भी वो लिवर प्रेस करना जो है वो बंद कर देगा। तो ये जो व्यवहार डिसअपियर हो गए हैं या विलुप्त हो गए हैं क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो है वो हटा दी गई है। उस व्यवहार से जुड़े हुए जो रीइंफोर्समेंट, जो उन्हें प्रबलन मिल रहा था उस व्यवहार को दिखाने के बाद, वो हटा दिया गया है, उसे हम एक्सटिंक्शन यानी कि विलोप कहते हैं। देखिए लर्निंग जो है, अधिगम जो है ना, वो रेजिस्टेंस दिखाती है, वो विलुप्त होना नहीं चाहती है। कुछ और भी कारण है, कुछ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो बिहेवियर है वो एक्सटिंक्ट होगा, विलुप्त होगा या नहीं होगा। जैसे कि जितने ज्यादा हम ट्रायल्स लेंगे, रीइंफोर्समेंट ट्रायल्स लेंगे, जितना ज्यादा हम चीजों को सीखने में समय लगाएंगे उतना ही ज्यादा वो चीज विलुप्त होने में समय लगाएगी। तो अगर मैं कोई चैप्टर है, कोई कॉन्सेप्ट है गणित का जिसे मैं समझने में बहुत टाइम लगाती हूँ, सपोज मैंने 10 दिन अलजेब्रा में लगा दिए हैं, मैं एक ही तरीके के सवालों की बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, बार बार उसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ, तो उतना ही समय लगेगा अलजेब्रा के उस कॉन्सेप्ट को भूलने में, भुलाने में। दूसरा है, जितना ज्यादा रीइंफोर्समेंट मुझे मिलेगा उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी एक्सटिंक्शन को लेकर। तो अगर मुझे कोई ऐसा बिहेवियर है, ऐसा कोई व्यवहार है जिससे मुझे बहुत प्रशंसा मिल रही है, मुझे प्रबलन मिल रहा है अलग अलग प्रकार का, तो उतनी ही उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं उसे भूलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उससे जुड़े हुए जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो रीइंफोर्समेंट है, वो काफी अच्छा है। हालांकि ये कुछ हद तक ही है, आप कुछ हद तक ही किसी को रीइंफोर्स करके वो बिहेवियर करा सकते हैं। अगर उसके बाद बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट भी आप देंगे तो इनफैक्ट बहुत जल्दी भी वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो सकता है, विलुप्त हो सकता है। तो कुछ ही हद तक रीइंफोर्समेंट का ज्यादा मिलना कुछ ही हद तक किसी भी व्यवहार को विलुप्त होने से बचा सकता है, उसके बाद उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है। तो एक और दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई व्यवहार सीख लिया है किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को, एक उद्दीपक को ध्यान में रखते हुए, तो उससे मिलते जुलते जो स्टिमुलस है उस पर मैं सेम ही व्यवहार करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने घर में व्यवस्थित होना सीख लिया है, ऑर्गेनाइज होना सीख लिया है, तो काफी चांसेस हैं कि मैं स्कूल में भी ऑर्गेनाइज रहूंगी। तो ये एक जनरलाइजेशन है, जहां एक बिहेवियर जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने सीखा है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट मैंने सीखा है, वो मैं बाकी जगहों पे भी कर पा रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ते ने बेल पे लार टपकाना सीखा है क्योंकि उसने बेल और खाने में एक संबंध जो है वो स्थापित कर लिया है। तो अगर कोई घर की घंटी भी बजती है या फोन की घंटी भी बजती है और उस कुत्ते की लार टपकती है, तो हम कहेंगे कि ये जनरलाइज्ड रिएक्शन है, ये जनरलाइज्ड लर्निंग है, जनरलाइजेशन इसमें हुआ है। अगर मैं बात करूं डिस्क्रिमिनेशन की, तो वो बिल्कुल इससे अलग है। डिस्क्रिमिनेशन ये है कि हमने अलग अलग उद्दीपकों में, अलग अलग स्टिमुलस में हमने अंतर करना सीख लिया है। तो मुझे पता है कि घर पे कैसे बिहेव करना है और बाहर कैसे बिहेव करना है, अपनी माँ के साथ कैसे मैं बात कर सकती हूँ किस तरीके से, और अपनी टीचर के साथ अलग तरीके से। तो मतलब मैंने विभेदन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन सीख लिया है। तो ये था सामान्यकरण और विभेदन। तो इस क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पिछली क्लास में किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने इस क्लास में किया है। इन दोनों के बीच का अंतर हमने इस क्लास में कर लिया है। काफी सवाल इसमें से आते हैं।
अगली क्लास में हम जो कुछ और थियोरीज हैं, सोशल लर्निंग की थियोरी है, इनसाइट लर्निंग की थियोरी है, वो हम सब पढ़ेंगे। और कुछ सवाल इस टॉपिक से जुड़े हुए जो अब तक रीट में आए हैं, वो सवाल भी हम अगली ही क्लास में कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मेरी पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अपनी तैयारी रीट की जोर शोर से करते रहिए। इस बार रीट में पूरे के पूरे 30 नंबर लाने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।